जाने माने साहबी वसीम अकरम त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और वसीम अकरम त्यागी जी, जाहिर तौर पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो 284 सीटों का हिसाब किताब हो चुका है, ठीक है साहब, आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। क्या माना जाए, ये मतलब टेंशन कम होगी? देखिए, टेंशन अब कम नहीं होगी, टेंशन तो अब स्पीड पकड़ेगी। चुनाव अब रफ्तार पकड़ रहा है, क्योंकि अब अगले जो फेज बचे हैं उसमें उत्तर प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें एक अमेठी है, अमेठी रायबरेली है, और वाराणसी है। प्रधानमंत्री वाराणसी से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, और अमेठी सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है। वहां पे हालांकि कांग्रेस ने अपने जिस आदमी को टिकट दिया है तो वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार का नहीं है, वो सारी बातें हैं। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी की तरफ से बयान लगातार आ रहे हैं कि मैं अमेठी में रहूंगी और 3 दिन तक मैं, और एक बड़े लीडर को कांग्रेस ने वहां का ऑब्जर्वर बनाया है, बड़े अशोक गहलोत को। जी, बड़े लीडर वो अशोक गहलोत हैं, जादूगर। 3 बार जादूगर कहा जाता है, और 3 बार जो है किसी सूबे के वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जादूगर उन्हें कहा जाता है, और कई बार उन्होंने अपना जादू राजनीति में दिखाया भी है। हालांकि इस बार वो बहुत कम मार्जिन से अपना सूबा नहीं बचा पाए, विपक्ष में बैठना पड़ा उनको। लेकिन एक जो टेंशन की बात जो जिक्र आपने किया था शुरू में, टेंशन अब बढ़नी है लगातार। जिस तरह से प्रधानमंत्री की भाषा और दूसरे लोगों की भी भाषा, प्रधानमंत्री से तवक्को इसलिए ज्यादा की जाती है क्योंकि वो देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर वो बैठे हुए हैं। तो इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि हमारा जो लोकतंत्र है, जो लगातार भाषा हार रहा है, कब से? 2014 के बाद से। 2014 के बाद से भारतीय लोकतंत्र जो भाषा लगातार हारता जा रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री से कम ये उम्मीद हम कर सकते थे कि प्रधानमंत्री एक संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें। लेकिन जिस तरह उनकी लगातार जुबान फिसलन इसको नहीं कहेंगे, उन्होंने जानबूझकर वो तमाम मुद्दे उठाए हैं जो इस देश में आपसी सौहार्द को और वैमनस्य को, आपसी सौहार्द के लिए खतरा है, नफरत को बढ़ावा देते हैं और 2 समुदाय के बीच में दूरी पैदा करते हैं। उन्होंने पहले कह दिया घुसपैठिया, उसके बाद में फिर वो आगे बढ़ते गए, और अब तो आप, जैसा आपने जिक्र किया शुरू में आपने इंट्रो में, कि कसाब को ले आए। सोचिए, 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद अगर आपको चुनाव जीतने के लिए इन तमाम मुद्दों को उठाना पड़ रहा है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर में वो एक रैली से खिताब कर रहे थे जब उन्होंने कसाब का जिक्र किया। लेकिन मैंने एक बात और कही थी आपको वसीम त्यागी साहब, वो इंट्रो में मैंने कही थी, और वो बात ये थी कि देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कसाब का जिक्र किया है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं कर दिया भाई। कुछ दिन पहले जो है वो कांग्रेस के लीडर ही वो मतलब जो है वो एक तरीके से सवाल उठा रहे थे कसाब की मौत को, और वो हेमंत करकरे की मौत के ऊपर खास तौर से। तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सारी दुनिया जानती है, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि आपकी गाली मेरे लिए गहना है, और वो आपदा में अवसर तलाशने में माहिर है। ये बात खुले तौर पर सब कोई जानते हैं, सब कोई जानते हैं। तो फिर क्यों भाई मौके दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? क्यों मौके दिए जाते हैं उनको? कांग्रेस मौके दे रही है, लेकिन आप तो जिम्मेदार है ना, आपसे तो ज्यादा सियासत है साहब, ये सियासत है। लेकिन कांग्रेस के जो और वक्त जो है वो चुनाव का। हेमंत, आपने कसाब का जिक्र किया, आप हेमंत करकरे का भी जिक्र कर देते, क्यों नहीं कर रहे जिक्र उनका? जिनकी शहादत को उन्हीं की पार्टी के एक नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने जिनकी शहादत को कहा कि उन्हें श्राप लगा मेरा, और उस नेता को इन्होंने टिकट देकर सांसद बनाया, लोकसभा में बैठाया। अभी तक बरी नहीं हुई है वो किसी केस से, मगर किसी वजह से, किसी एक वजह से सांसद रहते हुए जब वो पार्लियामेंट में थी, मेंबर थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये भी कहा था कि मैं कोई एक वजह थी, वो वजह दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, वो वजह दूसरी, और टिकट भी काट दिया इस बार। वो गोडसे का महिमा मंडन करने की वजह थी, जिसका महिमा मंडन उन्होंने किया था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। इस वजह से उन्होंने कहा था कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। लेकिन हेमंत करकरे की शहादत को जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हेमंत करकरे को मेरा श्राप लगा है, उसके बारे में फौरन कार्रवाई उस वक्त होनी चाहिए थी। उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल ठीक है। और हेमंत करकरे की वजह से वो कांग्रेस के उस लीडर ने कहा ये कसाब को ले आए बीच में। आप बताइए ना, 10 साल के अंदर आपने कहां पहुंचाया इस देश को? आप बता दीजिए। आप कहते हो G20 की बात, G20 हमारे देश में हुआ और आपने नारा दिया उसमें, और हमें गर्व है कि हमारे देश ने नारा दिया कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। जब आप विश्व में ये नारा दे रहे हो, दुनिया भर के देशों के सामने आप सीना ठोक कर कह रहे हो कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, उसी देश में आप कह रहे हो कि ये आपका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। उसी देश में अपने नागरिकों को घुसपैठिया बता रहे हो, उसी देश में ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बता रहे हो। सही है। आपके जो भाषण हैं, आपकी जो दावे हैं, वो तो आपका जो अमल है
उसके तो बिल्कुल विपरीत हैं। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आप तो सीधे सीधे ये कह रहे हो, आप कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इतने सबका जोड़ता चले गए उसमें, और आपने अब सबको अलग अलग कर दिया। आप कह रहे हो कि आरक्षण छीनेंगे, मुसलमान को दे देंगे, और यहां तक मुझे तो आश्चर्य हुआ है इस बात पर कि एक रैली में उन्होंने कहा कि आपकी 2 भैंस हैं, तो एक भैंस कांग्रेस छीन करके मुसलमान को दे देगी, किसी और को